Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a chapter number 8, which is work, power and energy. तो चैप्टर नंबर 8 आज की क्लास में बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इससे पहले वाली क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास में चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे, वर्क, पावर, एनर्जी। ऑलराइट, तो वर्क, पावर, एनर्जी ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वर्क की डेफिनेशन से, वर्क के टॉपिक से। तो ये चैप्टर जो है वो 3 टॉपिक्स पे डिपेंड कर रहा है, वर्क पे, पावर पे और एनर्जी पे। तो हम स्टार्ट करें चैप्टर वर्क से। अच्छा बेटे, अगर हम बेटे वर्क की बात करें तो वर्क की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलो, फिज़िक्स में हम कोई भी किसी भी क्वांटिटी को हम जब डिस्कस करते हैं, किसी भी टर्म को हम जब डिस्कस करते हैं तो उसको 2 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। एक उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और एक उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, तो वर्क के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि वर्क क्या है बेसिकली, कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट से मूव करते हुए जा रही है दूसरे पॉइंट तक, हम क्या बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। कि एक बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब वर्क हो रहा है। तो वो बॉडी मूव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे करती है, वो बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करती है जब उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो। जब किसी भी बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होती है तो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हुए जाती है। तो जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और बॉडी मूव करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली जाए तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अब वर्क के लिए एक चीज़ ज़रूरी क्या है, फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट या बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, और किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव कर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाए, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो इसका मतलब वर्क हैज़ बीन डन। ठीक है बेटे, तो वर्क में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और बॉडी एक पॉइंट से मूव कर जाए, ठीक है, तो जैसे ही वो मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो फोर्स अप्लाई करने से अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन सबसे पहले लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। तो वर्क में हैंड डाल दिएगा सबसे पहले थ्योरेटिकल डेफिनेशन की। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, पेपर में आप लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत नहीं कि ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है वो पता हो कि इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन पेपर में आपने कोई भी एक डेफिनेशन लिखनी होगी वर्क को डिफाइन करने के लिए। अगर डिफाइन वर्क, तो आपने वर्क की कोई भी एक डेफिनेशन, या तो थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल, कोई भी एक डेफिनेशन आपने लिखनी होगी। कोई भी एक डेफिनेशन लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट पेपर में देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं कि ये इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वर्क की अगर हम बात करें बेटे थ्योरेटिकल डेफिनेशन की, तो वर्क में हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट मूव कर जाए एक पॉइंट से, ठीक है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, वर्क हो रहा है। मतलब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हुए जा रही है, तो इसका मतलब क्या कर रही है बेटा, वो वर्क कर रही है। तो वर्क की थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखिएगा, व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, when an unbalanced force applied on a body, some displacement is covered. When an unbalanced force applied on a body, some displacement is covered. When an unbalanced force applied on a body, some displacement is covered. We can say that the work has been done. We can say that the work has been done. When an unbalanced force applied on a body, some displacement is covered, we can say that the work has been done. We can say that the work has been done. Full stop. ठीक है बेटे, यहाँ तक आके वर्क की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगर वर्क के सिंबल की, तो वर्क का सिंबल बेटा देख लीजिएगा, वर्क का सिंबल है W।
कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है बेटे, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। तो वर्क का सिंबल आपके पास आ गया यहाँ पे बेटा डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, और ये बेटा कौन सी क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन शामिल नहीं है, ठीक है बेटे, जब भी हमने इसके सिंबल के ऊपर एरोहेड नहीं लगाया। तो ये आ गया वर्क का सिंबल। अब वर्क के सिंबल के बाद हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं। अब इसका मैथमेटिकल वर्क का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कि अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना हो, एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हुए जा रही है, तो वर्क हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से बॉडी दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है तो इसका मतलब वर्क हो रहा है। अब वर्क कितना हो रहा है, वर्क कैलकुलेशन की जब बात आएगी तो अब हम उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना हो कि जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए ये है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि हम ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की फोर्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ये हमें पता लग जाए, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन की, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कवर किया 10 मीटर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वर्क मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है उसने 10 मीटर का जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो उसने वर्क कितना किया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। तो वर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लीजिएगा बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मैथमेटिकल डेफिनेशन कहीं डाल के मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लें, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट मीन्स बेटा मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called as work, the product of force and displacement is called as work। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के बाद अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाएंगे और वर्क का फॉर्मूला इसी मैथमेटिकल डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क को आपने कैसे डिफाइन किया कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, वर्क मिल जाएगा। अब अगर हम इनको सिंबल्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे ज़रा देख लीजिएगा कि वर्क का जो सिंबल है वो क्या है बेटा W, और फोर्स का सिंबल क्या है F, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है S, ठीक है भाई। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है वर्क। तो ये आपने वर्क का फार्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लिया, वर्क का फार्मूला बना लिया कि वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क। फोर्स का सिंबल बेटा F विद एरो हेड, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, S विद एरो हेड, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा। अब ये यहाँ पे देखें दो वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो फॉर्म हो रही है। मतलब यहाँ पे एक जो ड्राइव क्वांटिटी हम फॉर्म कर रहे हैं वर्क, ठीक है। तो वर्क हमने डिस्कस कर लिया स्केलर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई होकर आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी बीच में आप देखें यहाँ पे हमने क्या लगाया, डॉट लगाया। देखें मल्टीप्लाई भी लग सकता है, डॉट भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के लेवल का नहीं है। जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मतलब जब फर्स्ट ईयर में पहुँचेंगे, तो फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर, चैप्टर नंबर 2 जो है, ठीक है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की दो टाइप्स वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं,
और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है बेटे वो बात का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। ये अगर अभी आप लोग इसको ऊपर से भी गुजार देंगे अपने तो खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इनके बिटवीन डॉट लगाया है और ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होकर स्केलर क्वांटिटी जो है वो फॉर्म कर रही हैं। तो बेटा ये जो मल्टीप्लिकेशन की टाइप है इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो देन देयर रिजल्टेंट विल आल्सो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो बेटा अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हों और आंसर में आपके पास स्केलर क्वांटिटी फॉर्म हो रही हो, ठीक है, तो उस मल्टीप्लिकेशन की टाइप को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्टेंट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी और आंसर में आपके पास जो है वो क्या आ रहा होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी फॉर्म हो रही होगी, तो इस मल्टीप्लिकेशन की टाइप को हम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इस वजह से इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन आप क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे डॉट लगाएं, मल्टीप्लाई लगाएं, ठीक है, कोई यहाँ पे जो है वो साइन नहीं लगाएं, डॉट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। डॉट लगाएं, मल्टीप्लाई लगाएं, कुछ भी नहीं लगाएं तो आप लोग के लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 9 मैट्रिक के लेवल पे कोई भी फ़र्क यहाँ पे इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यही गलती अगर फर्स्ट ईयर में करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दी तो गलत है, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, या आप आगे जाके जो है वही कॉन्सेप्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर में आपके पास स्केलर क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही होगी बेटा, अगर फॉर्म हो रही हो तो उन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बिटवीन हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और आंसर में वेक्टर क्वांटिटी ही फॉर्म हो रही हो, जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 अगर आप लोगों को याद हो उसमें टॉर्क का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फोर्स और force arm. When two vector quantities are multiplied and their resultant is also a वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो और रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उनके बिटवीन हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्या लगा रहे हैं, क्रॉस लगा रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन की टाइप कहलाती है क्रॉस प्रोडक्ट और ये कहलाती है डॉट प्रोडक्ट। जब इनके बिटवीन डॉट लगाते हैं, जब और अगर वेक्टर क्वांटिटी फॉर्म हो रही है तो इसको बिटवीन हम क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर की कॉन्सेप्ट हैं, अभी से मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये जो है वो यही अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भारी हो रहा है तो आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जो है इस पर फोकस नहीं करना है, इनको ऊपर से गुजार दें, वापस आ जाएं, ठीक है, जो हम वर्क का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है भाई। तो हमने क्या डिस्कस किया, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, वर्क का सिंबल लिख लिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वर्क का, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्क का रिलेशन ड्राइव कर लिया, वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आते हैं वर्क के ऐसा यूनिट पे, सही है भाई, हैंड डाल दिएगा बेटा ऐसा यूनिट। देखें वैसे तो वर्क का डायरेक्ट ऐसा यूनिट हम लिख सकते हैं, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। नॉर्मली वर्क के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो कौन सा यूनिट यूज़ होता है बेटा, जूल, और जूल का सिंबल जे, कैपिटल जे। तो वर्क का यूनिट जो है वो जूल है, लेकिन वर्क के फॉर्मूले से भी हम यूनिट एक बना सकते हैं, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला अगर आप देखें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर वर्क का एक और यूनिट आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है भाई। तो जूल वर्क का यूनिट एक जूल आप लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन इंटू मीटर। तो वर्क का यूनिट जूल लिखें या न्यूटन इंटू मीटर लिखें, एक ही बात है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू मीटर, मतलब जूल किसके बराबर होता है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है, सही है भाई। अच्छा, ये आपने यहाँ तक वर्क का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई अगर जो है हमने एक एग्जांपल डिस्कस की, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन की और ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसका मतलब अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना हो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू द वर्क, अगर आपको कैलकुलेट करना हो
तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने फॉर्मूला बना लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। अब सही है, तो फोर्स यहाँ पे कितनी लग रही है बेटा, 5 न्यूटन की, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी कितना कवर करिए, 10 मीटर का। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क आ जाएगा, ठीक है भाई, 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क आ जाएगा 50 जूल का, ठीक है भाई। तो आपने देखा, ये एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए सॉल्व करवाई है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स 5 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, मल्टीप्लाई किया, वर्क आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें डायग्राम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पेपर में इसकी डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्क्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन ये सिर्फ मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट के लिए करने के लिए डायग्राम बनाई और ये एग्जाम्पल एक सॉल्व करवा दी कि वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आके वर्क का टॉपिक हो गया कंप्लीट। बस अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि देखें, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में राइटवर्ड और बॉडी राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम फोर्स लगाते हैं ऐसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगे, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव तो नहीं करेगा ना, बिटवीन एक्स एंड वाई अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे लगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तब यहाँ पे वर्क का रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे ड्राइव करना है, ठीक है। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कोई एंगल नहीं है। लेकिन अगर फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट से वो एंगल फॉर्म करिए, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टली वो फोर्स एंगल जो है वो बना रही है। तो अगर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका आपने एक रिलेशन ड्राइव करना है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने अगर कॉपी कर लिया तो आ जाएं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन किसका लिख रहे हैं, हम बेसिकली वर्क का एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। अगर फोर्स लग रही है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो उनके बिटवीन कोई एंगल नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल आ जाता है, मतलब फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रही है, तब यहाँ पे उसका रिलेशन, मतलब वर्क का रिलेशन क्या यूज़ होगा, ठीक है, और वर्क कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रिलेशन हम यूज़ करेंगे, वो रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन के हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लिया तो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाल दें क्वेश्चन की और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें कि ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्क, ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्क when force and displacement are in different direction. Drive the relation of work when force and displacement are in different direction. Drive the relation of work when force and displacement are in different direction. ठीक है बेटे, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के बाद डायग्राम पे। तो क्वेश्चन के एंड डालने के बाद क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, उसके बाद डायग्राम इसकी देखिएगा, ठीक है। मतलब ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे रखी हुई है एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने, ठीक है, जिसका मास जो है वो m है, स्मॉल m, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिटवीन x एंड y एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी इस डायरेक्शन में। अब ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में कैसे फोर्स लग रही है, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें कोई थ्रेड बांध के उसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, कोई थ्रेड बांध के जब उसको पुल कर रहे हैं, तो जब उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, उसको ड्रैग कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा।
ऑब्जेक्ट तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई चेयर है, उसमें आप थ्रेड बांध के, ठीक है, उसको पुल कर रहे हैं, तो चेयर तो मूव करेगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लेकिन फोर्स जब आप लगा रहे हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रही है। अब फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में थोड़ी मूव करेगा। जब आपने कोई थ्रेड ली, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बांध के आप उसको जो है वो ड्रैग कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो मूव करते हुए आगे जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है, लेकिन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पे लगी फोर्स, ऑब्जेक्ट ने जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ से यहाँ तक का। अब अगर ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कुछ ना कुछ अब यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल बनेगा तो यहाँ पे वर्क का रिलेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका ही रिलेशन हम यहाँ पे बेसिकली ड्राइव करने जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है। और ये रिलेशन आपके पास 4 नंबर का सेक्शन बी में पेपर में आ सकता है कि ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो वर्क का रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम बना रहे हैं डायग्राम। तो आपने देखा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है वो m है, ठीक है, उस पर फोर्स लग रही है बिटवीन x एंड y एक्सिस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर किया और फोर्स लग रही है बिटवीन x एंड y एक्सिस, तो हम अब क्या करेंगे, इस फोर्स के कंपोनेंट्स बना लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन अब आप लोगों को नज़र आ रही होगी और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा जो हमने पहले चैप्टर नंबर 5 में चीज़ें डिस्कस करके आए हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी एक वेक्टर था, वेक्टर एफ, एक फोर्स लग रही है बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, हमने उसको ब्रेक कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, तो उसके कॉम्पोनेंट्स बना दिए थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इस फोर्स के भी हम बना लेंगे कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि अगर फोर्स लग रही है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस जब फोर्स लग रही है तो इसका मतलब इस फोर्स में कुछ ना कुछ x की वैल्यू है, कुछ ना कुछ y की, मतलब इस फोर्स के अंदर कुछ ना कुछ x कंपोनेंट है, कुछ ना कुछ y कंपोनेंट है। तो इस वजह से इसके अंदर से x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग कर देंगे, मतलब इस फोर्स को हम स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अगर हम इस फोर्स को ब्रेक करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो इसको हम बनाएंगे कंपोनेंट्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो हम इसका कंपोनेंट बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ एक्स, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो हम इसका कंपोनेंट बनाएंगे वो आ जाएगा यहाँ पे एफ वाई। तो आपने देखा हमने क्या करा, हमने इसके कंपोनेंट्स बना दिए। जो हमारे पास फोर्स थी बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस लग रही थी, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ वाई की, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने इसके अंदर से एक्स की वैल्यू अलग कर दी, वाई की वैल्यू अलग कर दी, ठीक है। तो इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट बना दिया, एक बना दिया वाई कॉम्पोनेंट। जैसे ही हमने इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट बनाया तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स आ गए, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आपके पास आ गया एफ एक्स और वर्टिकल कॉम्पोनेंट आ गया एफ वाई। तो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट या हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एफ एक्स है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं कि भाई ये जो एफ एक्स है ये बेसिकली इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव कंपोनेंट है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। और ये एफ वाई ये है इनइफेक्टिव कंपोनेंट, एफ वाई जो है वो इनइफेक्टिव कंपोनेंट है। अच्छा, एफ एक्स इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट है कि सर हमने तो पढ़ा था एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट होता है, यहाँ पे इफेक्टिव कंपोनेंट की बात करें, भाई एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है,
एक्स कंपोनेंट ही है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इफेक्टिव कंपोनेंट भी है। ठीक है, इफेक्टिव कंपोनेंट किसका बेटा? फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट। तो फोर्स के हमने दो कंपोनेंट बना लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो हमने इसका कंपोनेंट बनाया, इसको हमने नाम दिया, ठीक है, एफ एक्स को। एफ एक्स यहाँ पे इफेक्टिव कंपोनेंट है। इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि जब फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू है, कुछ ना कुछ वाई की। तो इसके अंदर, इस फोर्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्स की जो वैल्यू थी, जो इसके अंदर एक्स कंपोनेंट था, वो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा है। आप देख रहे हैं बॉडी जो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, तो वो उसी डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उस डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट है, मतलब एफ एक्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, बॉडी मूव करते हुए आगे जा रही है, तो जब फोर्स लगी तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, उसने बॉडी को मूव करवाया, और जो वाई कंपोनेंट है, ठीक है, ये फोर्स जाए जा रही है, इस डायरेक्शन में कोई भी वर्क नहीं हो रहा। तो वर्क इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वर्क जो है, जब बॉडी मूव कर रही है तो वर्क हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो जब बॉडी हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और एक्स कंपोनेंट मतलब एफ एक्स की डायरेक्शन जो है वो सेम है। इस वजह से जब इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो है बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और इसको एक्स कंपोनेंट जो है मतलब एफ एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा है, इस वजह से आपने इसको इफेक्टिव कंपोनेंट का नाम दिया। और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, एफ वाई की डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रही, इस वजह से एफ वाई यहाँ पे फोर्स का इनइफेक्टिव कंपोनेंट है। तो जब फोर्स लग रही है तो उसके अंदर सिर्फ वर्क जो हो रहा है वो एक्स कंपोनेंट वर्क करवा रहा है, जब भी ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, और वाई कंपोनेंट वाली फोर्स जो है वो जाए जा रही है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई भी जो है वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, इस वजह से जो है एफ वाई जो है वो इनइफेक्टिव है। तो एफ एक्स जो है वो इफेक्टिव कंपोनेंट कैसे है, आप लोगों को बात समझ में आ गई, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एफ एक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स ही बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा है। ठीक है, बॉडी पे फोर्स लगी, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर कर रही है? जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा है, और वाई कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे फोर्स आई जा रही है, इस वजह से हमने एफ एक्स को यहाँ पे इफेक्टिव कंपोनेंट का नाम दिया। ठीक है बेटे, तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एफ एक्स इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों है, एफ वाई इनइफेक्टिव कंपोनेंट क्यों है, ये भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब जल्दी से डायग्राम बनाएं और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें। ठीक है बेटा, तो जल्दी से डायग्राम बनाएं, फिर हम एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम बना ली होगी आप लोगों ने कि एक बॉडी है जिसका मास m है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, इस पर आपने फोर्स सप्लाई की तो बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो क्या है, s है। फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, थीटा। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर बताएंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एफ एक्स जो है वो इफेक्टिव कंपोनेंट है फोर्स का, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये सेम है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हमने बनाई है इसको हम अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दी होगी। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, ब्रैकेट में लिखिएगा m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is placed on a smooth horizontal surface, consider a body of mass m, ब्रैकेट में m आ जाएगा, मास के बाद स्मॉल m, is placed on a smooth horizontal surface, is placed on a smooth horizontal surface, is placed on a smooth horizontal surface, full stop. When we apply an unbalanced force, when we apply an unbalanced force, the body covers a displacement. When we apply an unbalanced force, the body covers a displacement s. When we apply an unbalanced force, force के बाद ब्रैकेट में f, f के ऊपर एरो हेड आ जाएगा। When we apply an unbalanced force, ब्रैकेट में आ जाएगा f के ऊपर एरो हेड। When we apply an unbalanced force f, the body covers a displacement, the body covers a displacement s. Displacement के बाद ब्रैकेट में s with arrow head। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई एन अनबैलेंस फोर्स F, द बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट S। ठीक है, F और S दोनों के ऊपर एरो हेड आएगा। एंड द एंगल बिटवीन दैम, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा। थीटा में लिखना नहीं है, थीटा का साइन बनाना है। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज
थीटा, ये साइन बना लिएगा एंगल का, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा, फुल स्टॉप। According to the diagram, fx is an effective component of f. Fx is an effective component of f. According to the diagram, fx is an effective component of f. fx और f दोनों पे एरो हेड आएगा। According to the diagram, fx is an effective component of f because the direction of fx is similar to the direction of displacement, because the direction of fx के ऊपर एरो हेड, because the direction of fx is similar to the direction of displacement के बाद ब्रैकेट में s लिख लीजिएगा, ऊपर एरो हेड लगा दिएगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ fx इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो हेड लगा दिएगा, फुल स्टॉप। यहाँ तक आके आप लोगों की एक्सप्लेनेशन हो गई कंप्लीट। अब हम वर्क का रिलेशन जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। डायग्राम बना ली, एक्सप्लेनेशन लिख ली, अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो बेटा हेड डाल दिएगा डेरिवेशन की। बेटा डेरिवेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, छोटा सा रिलेशन है, ज़रा देख लीजिएगा। तो डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे वर्क की डेफिनेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया W इक्वल्स टू एफ एस या F इंटू एस। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो वर्क का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो क्या है बेटा, W इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है, F इंटू एस। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की डेफिनेशन का हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया, और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क हमने वर्क का रिलेशन जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख लिया। वर्क किसके बराबर है बेटा, एफ एस के, ठीक है। अच्छा, अब वर्क बराबर एफ एस के, इनके ऊपर एरो हेड क्यों नहीं लगा है, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, और आप लोगों को पता है जब भी हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं, रिलेशन ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर एरो हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्क बराबर है एफ एस के। फिर यहाँ पे रेफरेंस देंगे कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन f बराबर है एफ एक्स के, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन f बराबर है एफ एक्स के। देखें यहाँ पे फोर्स लग रही है बिटवीन x एंड y एक्सेस, यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है वो बेसिकली उसका रिलेशन आपको चाहिए। तो वर्क के लिए आपको चाहिए था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स कवर करवा रही है वो फोर्स लेंगे, ठीक है। तो वो फोर्स जो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रही है, इसका मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा। तो फोर्स वो लेंगे जो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रही है। तो इस डायग्राम और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने देखा, जब फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो उसके दो कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस के दो कंपोनेंट्स हमने बना लिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो फोर्स को डिस्प्लेस मतलब बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कौन सी फोर्स करवा रही है, एफ एक्स। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है वो बॉडी को मूव करवा रहा है, बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा है। तो इस वजह से हमने फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट लेना होता है। तो फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, एफ एक्स। तो इस वजह से आपने बोला कि फोर्स जो है मतलब यहाँ पे किसके बराबर है, एफ एक्स के। तो कंप्लीट फोर्स नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ वाई की भी वैल्यू है। तो हम वो फोर्स लेंगे जो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रही है, और वो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कौन सी फोर्स कवर करवा रही है, एफ एक्स, मतलब फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट, जो कि हमने यहाँ पे इफेक्टिव कॉम्पोनेंट का उसको नाम दिया हुआ है कि वो इफेक्टिव कॉम्पोनेंट है। तो इफेक्टिव कॉम्पोनेंट लेते हैं हम बेसिकली। तो इफेक्टिव कॉम्पोनेंट यहाँ पे फोर्स का क्या है, एफ एक्स। तो एफ किसके बराबर है, एफ एक्स के। तो ये जो डायग्राम, ये जो आपने रिलेशन लिखा है W इक्वल टू एफ एस, तो यहाँ पे F की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एफ एक्स आ जाएगा। तो रिलेशन बन जाएगा W इक्वल टू एफ एक्स डॉट एस, ठीक है भाई। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो हमने क्या करा, बस F की जगह
एफ एक्स पुट कर दिया, तो वर्क एज इट इज़, डब्ल्यू एज इट इज़, एफ की जगह क्या आ जाएगा बेटा एफ एक्स, और डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़। ठीक है, आई होप ये रिलेशन आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को याद होगा, फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, देखें ये डायग्राम भी आप लोगों को कुछ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जैसी लग रही है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर एफ था, उसके दो कंपोनेंट बनाए थे एफ एक्स और एफ वाई, फिर एफ वाई को मूव कराते हुए आगे लेके गए थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, ठीक है, और उससे फिर एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ निकाली। तो वहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एफ एक्स का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एफ एक्स किसके बराबर था बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एफ एक्स बराबर था एफ कॉस थीटा, और एफ वाई किसके बराबर था, एफ साइन थीटा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा कि एफ एक्स के दो फॉर्मूलाज हमने बनाए थे, एफ एक्स और एफ वाई के, मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट्स जो थे उनके दो फॉर्मूलाज, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। यहाँ पे भी अगर हम एफ वाई को मूव कराएं, आगे लेके जाएं, अकॉर्डिंग टू द जो है हेड टू टेल रूल ज्वाइन करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल एक फॉर्म होगा। फिर एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करें तो यही रिलेशन आपके पास, यही वैल्यूज़ आएंगी। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है वो, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में कैलकुलेट करके आ चुके हैं, टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस देंगे फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है बेटा, एफ कॉस थीटा के। एफ एक्स किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आपने एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, सिर्फ रेफरेंस देना है कि एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के, और डायरेक्ट वैल्यू एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर हो गया किसके बेटा, एफ कॉस थीटा के। आपने रेफरेंस दिया फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा। यहाँ पे आपने रेफरेंस दे दिया कि एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा। अब इस स्टेप में जहाँ एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, एफ कॉस थीटा। आप देखिएगा ये वर्क बराबर है, तो एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है भाई, तो देखें एफ एक्स की जगह पे आ गया एफ कॉस थीटा, एस एज इट इज़ रहा, वर्क एज इट इज़ रहा। तो अब एफ कॉस थीटा को एस से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये एंगल है ना, एंगल से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होती, ठीक है, तो मतलब कॉस थीटा से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एस को पहले लेके आएंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके अरेंज करके लिख लेंगे कि जब एफ कॉस थीटा से एस को मल्टीप्लाई करें तो रिलेशन बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो ये आपने फाइनली वर्क का वो रिलेशन ड्राइव कर लिया जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो, उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल बन रहा हो, तो उसके लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, W = एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एंगल नहीं बन रहा हो, फोर्स लग रही हो पैरेलल हॉरिजॉन्टली, फोर्स अप्लाई हो रही है हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टली कवर हो रहा है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उनके बिटवीन कोई एंगल नहीं होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W = एफ एस। और अगर फोर्स लगे ऐसे कि वो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट से फोर्स के बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, W = एफ एस कॉस थीटा। मतलब आप ये कह लें वर्क कैलकुलेट करने के लिए अगर एंगल गिवन है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W = एफ एस कॉस थीटा। अगर कोई एंगल नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W = एफ एस। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके आई होप ये आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और हमने वर्क का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब वर्क का टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब वर्क के टॉपिक के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क के बाद कौन सा है बेटा, पावर का। ठीक है, तो वर्क का पूरा टॉपिक हमने कर लिया यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम एंड में करेंगे इस चैप्टर के। तो वर्क का टॉपिक हमने कर लिया कंप्लीट। अब वर्क के टॉपिक के बाद अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कौन सा बेटा, पावर का। ठीक है, तो पावर का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पावर की। ठीक है बेटा, तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर क्या है, देखें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने वर्क को डिस्कस किया, पहले उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फिर उसका सिंबल, फिर उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही पैटर्न जो है हमने यहाँ पे भी रखना है पावर में।
तो पावर का भी हम सबसे पहले जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंबल फॉर्मूला जो है वो इसके यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो पावर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो पावर क्या है, तो बेसिकली जिस तरह से पावर को भी ऐसे डिफाइन करेंगे कि भाई अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में जो भी वर्क हो रहा है, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क बेसिकली क्या कहलाता है बेटा, पावर, ठीक है। मतलब पर यूनिट टाइम का एक सेकंड में जो भी वर्क होगा वो वर्क क्या कहलाएगा बेटा, पावर, ठीक है। मतलब एक सेकंड में पर यूनिट टाइम में अगर ज़्यादा वर्क हो रहा है इसका मतलब पावर ज़्यादा है। एक सेकंड में बॉडी कम डिस्प्लेसमेंट का वर्क करिए, कम वर्क हो रहा है तो इसका मतलब पावर कम है। ये बिल्कुल हम पावर को वैसे डिफाइन कर रहे हैं जिस तरह से हमने स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। स्पीड में हमने डिस्कस किया कि एक सेकंड में बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो स्पीड ज़्यादा है, एक सेकंड में बॉडी ने कम डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड कम, एक सेकंड में बॉडी ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है, एक सेकंड में बॉडी ने कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो बॉडी की वेलोसिटी कम है। बिल्कुल इसी तरह पावर का कॉन्सेप्ट भी यही है कि एक सेकंड में बॉडी ने ज़्यादा जो है वो वर्क किया तो वर्क ज़्यादा हो रहा है पर यूनिट टाइम में एक सेकंड में तो इसका मतलब पावर ज़्यादा है, और एक सेकंड में वर्क कम हो रहा है तो इसका मतलब पावर जो है वो कम है। ये है इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो हम पावर की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसी वजह से पावर की हेडिंग डालने के बाद अब इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की हेडिंग डाल दिएगा। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन कहीं डालने और पावर की हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे पहले। तो आपने क्या डिस्कस किया, पावर क्या है कि पर यूनिट टाइम में जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, बॉडी एक सेकंड में ज़्यादा वर्क कर रही है, कोई मशीन एक सेकंड में ज़्यादा वर्क कर रही है इसका मतलब उस मशीन की पावर ज़्यादा है, एक सेकंड में वो कम वर्क कर रही है तो इसका मतलब पावर कम है, ठीक है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। थ्योरेटिकल डेफिनेशन की हेडिंग आप लोगों ने डाल दी होगी, तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख लिएगा पावर की। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन में लिखिएगा द वर्क डन बाय अ बॉडी, द वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, द वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा 1 सेकेंड, द वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में 1 सेकेंड, इज कॉल्ड एज पावर। द वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में 1 सेकेंड, इज कॉल्ड एज पावर। ऑलराइट, द वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में 1 सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड एज पावर, फुल स्टॉप। और करके इसकी एक और डेफिनेशन लिख लें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। थ्योरेटिकल डेफिनेशन एक और लिख लें, और करके एक और डेफिनेशन नीचे लिखिएगा द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज पावर। रेट मीन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना वर्क हो रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा, पावर, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज पावर। इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके सिंबल की बात करें अगर, तो सिंबल के हिंट डाल के पावर का सिंबल देख लीजिएगा, पावर का सिंबल लिख लीजिएगा बेटा। पावर का सिंबल है कैपिटल पी, ठीक है बेटा, पावर का सिंबल है कैपिटल पी, और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पावर भी एक क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पावर की थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख ली, पावर का सिंबल आपने लिख लिया, ठीक है। पावर के सिंबल के बाद अब हम चलते हैं पावर का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने आई होप कॉपी कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे पावर के फॉर्मूले की हेडिंग डाल दिएगा। अब हम पावर का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। और पावर का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे डेफिनेशन से, ठीक है। तो डेफिनेशन में आपने क्या लिखा, वर्क डन बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम, मतलब जो भी वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम में एक सेकंड में जो भी वर्क हो रहा है वो क्या है, पावर, ठीक है। तो पावर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे कि भाई वर्क डन अपॉन टाइम,
तो पावर में आपने क्या डिस्कस किया कि वर्क डन अपॉन टाइम, कि पर यूनिट टाइम में जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क क्या है बेटा, पावर। अगर हम इनको सिंबल्स में लिखें तो देख लीजिएगा, पावर का सिंबल क्या है P, वर्क का सिंबल क्या है बेटा W, कैपिटल W, और टाइम का सिंबल क्या है T। तो पावर का आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो एक तो फॉर्मूला आ गया पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर का एक फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया, वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्क की, तो वर्क बेटा किसके बराबर है, F डॉट एस के, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे वर्क की जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम एज इट इज। आपने देखा W की जगह Fs आ गया, नीचे T एज इट इज, W की जगह क्या आ गया बेटा, Fs आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे देखिएगा ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में रेफरेंस दे देंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है बेटा किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप लोग पहले पढ़ के आए हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर होता है v के, स्मॉल v के, मतलब वेलोसिटी के, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर होता है वेलोसिटी के। जैसे ही आपने वर्क की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यू पुट की F डॉट एस, तो S डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये बराबर है वेलोसिटी के। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह आ जाएगी वेलोसिटी। तो पावर का यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये पावर का आपने एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर है वेलोसिटी के। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह वेलोसिटी और फोर्स एज इट इज, तो पावर का फॉर्मूला आ गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो वर्क डन अपॉन टाइम F डॉट एस अपॉन टी, ठीक है, या फोर्स इनटू वेलोसिटी, इन तीनों फॉर्मूला से हम जो है वो पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके भी हम पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक और इसका आ गया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के बाहर डालेंगे हम, और इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये देखें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि फोर्स और वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे स्मॉल वी है बेटा, ठीक है, वेलोसिटी का, तो फोर्स और वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो फोर्स और वेलोसिटी को भी मल्टीप्लाई करने से पावर जो है आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वर्क हो रहा है, तो कह रहे हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है, तो वर्क फाइंड, अगर पर यूनिट टाइम में जितना वर्क हो रहा है वो हमने डिस्कस किया वो पावर है, तो पावर को और कैसे जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट मूव करे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी। वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, जिस वेलोसिटी से कवर कर रही है, वो वेलोसिटी अगर आपको पता लग जाए और वो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स पता लग जाए, तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम पावर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पावर की इस मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखिएगा कि फोर्स और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पावर आ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। लिख लीजिएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिंट डालने के बाद, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पावर, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पावर, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है बेटे। पावर की मैथमेटिकल डेफिनेशन के बाद अब अगर हम बात करते हैं पावर के सिंबल की, सिंबल आप लिख चुके हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे अब यूनिट की, ठीक है। तो पावर का जो यूनिट है, मींस जो पावर का एसआई यूनिट है, वो सिंपल और नॉर्मली जो यूज़ होता है वो कौन सा यूनिट है, वो है बेटा वॉट। पावर, ठीक है, वो क्या है, वॉट। तो पावर का WATT वॉट। तो पावर का जो नॉर्मली एसआई यूनिट यूज़ होता है वो है क्या बेटा, वॉट, ठीक है। अब ये जो वॉट है नॉर्मली ऐसा यूनिट यही यूज़ होता है, लेकिन हमने ऊपर जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है, उनसे भी हम यूनिट जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्क डन अपॉन टाइम की, तो वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड।
तो इसका मतलब जूल पर सेकेंड ये भी एक पावर का यूनिट बन सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन इनटू मीटर पर सेकेंड ये भी पावर का एक यूनिट बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि जूल पर सेकेंड या जूल अपॉन सेकेंड या जूल इंटू सेकेंड इनवर्स सेकेंड को ऊपर ले जाएं, जूल इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये भी एक पावर का यूनिट बन सकता है। वॉट के साथ और करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, वॉट के साथ और करके लिखना चाहते हैं तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो द यूनिट्स ऑफ पावर, ऑलराइट। तो पावर का एक ऐसा यूनिट जो नॉर्मली यूज होता है वो एक्चुअली है वॉट, ठीक है। लेकिन हम जूल पर सेकेंड या मतलब जूल अपॉन सेकेंड या न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड ये भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पावर के ही यूनिट हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आके पावर का टॉपिक आप लोगों का हो गया कंप्लीट। तो इस चैप्टर के हमने दो टॉपिक, वर्क और पावर, दोनों टॉपिक हमने कर ली कंप्लीट। लास्ट टॉपिक एनर्जी का रह गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है और नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।